Hello guys, welcome back to our YouTube चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके। माई सेल्फ सुमन। और आज हम बात करेंगे राइस क्रॉप या फिर चावल क्रॉप या धान क्रॉप के बारे में। ठीक है, तो उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके नॉलेज फॉर ऑल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड होने पे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। और अब करते हैं वीडियो को स्टार्ट। देन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारी टीम एग्रीकल्चर एंड जीके ने आपके लिए एफसीआई के लिए एक कोर्स लॉन्च किया है। अगर आप एफसीआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप ये कोर्स परचेज कर सकते हैं, जिसमें आपको सिलेबस बेस ई बुक प्रोवाइड करवाई जाएगी, जिसमें कि आपको पूरा मटेरियल मिलेगा और वीडियो लेक्चर प्लस पीडीएफ्स भी आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। इसके साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे। दैन अब करते हैं वीडियो को स्टार्ट। ये है धान या फिर राइस, ये सबने देखा ही होगा। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं राइस, जिसे कि पैडी क्रॉप भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं इसके साइंटिफिक नेम की, बोटेनिकल नेम। इसका बोटेनिकल नेम क्या है? ओराइजा सेटाइवा। ठीक है, कल हमने किया था मेज़, जिसका साइंटिफिक नेम क्या था? जिया मेज़। फिर इसकी फैमिली क्या है राइस की? ग्रेमिनी। ग्रेमिनी का दूसरा नाम क्या था? पोएसी। ठीक है, इसका नया नाम क्या है? पोएसी। और वीट की भी फैमिली यही थी, ग्रेमिनी या फिर पोएसी। और ओरिजिन प्लेस क्या है राइस का? साउथ ईस्ट एशिया। और मैक्सिको का ओरिजिन, मेज़ का ओरिजिन प्लेस था मैक्सिको। ठीक है, उसके बाद में क्रोमोसोम नंबर की बात करते हैं। क्रोमोसोम नंबर है इसमें 2n=24। और जो मेज़ था उसका क्रोमोसोम नंबर जो थे वो थे 20। ओके, उसके बाद में जो राइस का स्टेम है उसे कुल्म बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि ये राइस का एक प्लांट है। ठीक है, ये जो है ये लीव है। ठीक है, और ये जो है ये रूट है, और ये जो स्टेम है ना इसे क्या बोलते हैं? कुल्म। ठीक है, देन उसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में है इनफ्लोरेसेंस। राइस का जो इनफ्लोरेसेंस होता है उसे क्या बोलते हैं? पेनिकल। और याद रखना, जो ये पेनिकल होता है ना ये किससे मिलके बना होता है? ये स्पाइकलेट से मिलके बना होता है। ठीक है, ये वाला जो ये गोल्डन कलर की ये बालियाँ जो आपको दिखाई दे रही है इसको पेनिकल बोलते हैं। और ये जो छोटी छोटी इसमें राउंड शेप की जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है ना ये ऐसी होती है, एक स्ट्रक्चर ऐसी होती है। ठीक है, ऐसी बहुत सारी स्ट्रक्चर मिलकर क्या बनाती हैं? पेनिकल। और इन छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स को ही क्या बोलते हैं? स्पाइकलेट्स। ठीक है, और उसके बाद में बात करते हैं फ्रूट टाइप की। राइस का जो फ्रूट टाइप होता है वो क्या है? कैरियोप्सिस टाइप का होता है। ठीक है, देन सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये देखो, जैसे कि ये डायग्राम में मेंशन है कि ये जो है ये राइस का ग्रेन है। ठीक है, या कैरियोप्सिस है। ठीक है, इसके ये जो साइड में है ना, जिसने इसने एक कवर है इसके ऊपर, जिसे लेमा और पैलिया बोलते हैं। ठीक है, ये जो कैरियोप्सिस होता है ना ये किसके अंदर बंद रहता है? लेमा और पैलिया से कवर रहता है। ठीक है, टाइटली क्लोज रहता है। ये देखो, ये ऐसे होती है स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर के अंदर ये वाला कैरियोप्सिस होता है, और ये जो बाहर वाली स्ट्रक्चर है ये क्या है? ये लेमा और ये पेलिया। ठीक है, और इस सब को मिला के इस पूरे को, इन सबको क्या बोलते हैं? हूल। ओके, आगे आपसे पूछा जाएगा कि हूलिंग परसेंटेज क्या होता है। तो हूलिंग परसेंटेज क्या होता है? जैसे कि देखो कि ये क्या है? ये कैरियोप्सिस है या फिर राइस का क्या है? दाना। ठीक है, ग्रेन। तो ये वाला जो बाहर वाला भाग है ना ये है स्ट्रा, ये एज ए स्ट्रा ही काम आएगा। ठीक है, तो इसे मतलब कि यही क्या है? हूलिंग परसेंटेज। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर हमने इस एक बीज को लिया, ठीक है, तो इसमें जो ये ग्रेन होगा ना, ये जो बीज होगा ये तो 25% के बराबर ही होगा। ये जो बाकी का 70 या 75% जो होगा ना वो क्या होगा? ये बाहर वाली जो स्ट्रा या फिर कवर है ना ये होगी। ओके, इसलिए हूलिंग परसेंटेज कितना होता है राइस का? 70 से 75%। देन उसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट में क्या है? ओराइजस टाइवा की 3 स्पीसीज होती हैं। फर्स्ट कौन सी है? इंडिका, सेकंड है जैपोनिका, और थर्ड कौन सी है? जावानिका। अगर इंडिका की बात करें तो इंडिका क्या है? इंडिका देखो नाम से ही पता चल रहा है, इंडिया। ठीक है, इंडिका जो है ये क्या है? इंडिया में ग्रो की जाती है और ये ट्रॉपिकल राइस है। जैपोनिका है जो जापान में ग्रो की जाती है और ये सब ट्रॉपिकल राइस है। जावानिका है जो ये इंडोनेशिया में ग्रो की जाती है और ये वाइल्ड राइस है। ओके, फर्स्ट कौन सी थी? इंडिका, सेकंड कौन सी थी? जैपोनिका, थर्ड कौन सी थी? जैवानिका। उसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है कि नेक्स्ट स्लाइड में है कि जो राइस है उसका सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है, एरिया कहाँ है, और प्रोडक्टिविटी। एरिया क्या होता है? एरिया का मीन्स ये है कि जो राइस क्रॉप है वो सबसे ज़्यादा
कौन से एरिया में ग्रो की जाती है, यानी कि इंडिया का वो कौन सा स्टेट है या वो कौन सी जगह है जहाँ पे राइस की कल्टीवेशन सबसे ज़्यादा की जाती है। ठीक है, इसमें प्रोडक्शन का एक बार कोई मैटर नहीं है, अभी अपने एरिया की बात कर रहे हैं। ठीक है, एरिया कौन कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा राइस ग्रो की जाती है। ठीक है, सेकंड नंबर कौन सा है, सेकंड नंबर है उत्तर प्रदेश यूपी, एंड थर्ड नंबर है छत्तीसगढ़, जिसे धान का कटोरा भी बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं प्रोडक्शन की। प्रोडक्शन क्या होता है, प्रोडक्शन होता है ओवरऑल एरिया का। ठीक है, जैसे कि कोई भी स्टेट ले लो, वेस्ट बंगाल ही ले लो। ठीक है, वेस्ट बंगाल है, मतलब कि वेस्ट बंगाल का ओवरऑल प्रोडक्शन है ना, वो इंडिया में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो ये हो गया इसका, ये है प्रोडक्शन। ठीक है, वेस्ट बंगाल एक नंबर पे है, पंजाब क्या है सेकंड पोजीशन पे है, उत्तर प्रदेश थर्ड पोजीशन पे है। अब आते हैं प्रोडक्टिविटी पर। प्रोडक्टिविटी क्या होती है, ये दोनों सेम सेम टर्म है इसलिए कंफ्यूज होते हैं। प्रोडक्टिविटी होती है कोई भी स्पेशल एरिया की। ठीक है, जैसे कि 1 हेक्टेयर से जो राइस की यील्ड अपने को मिलेगी ना, वो क्या है, वो प्रोडक्टिविटी है। एक पर्टिकुलर एरिया की, एक पर्टिकुलर एरिया का जो प्रोडक्शन होता है ना, वो होता है प्रोडक्टिविटी। और ओवरऑल एरिया का जो होता है वो क्या होता है, प्रोडक्शन। ओके, तो प्रोडक्टिविटी में एक नंबर पे कौन है, पंजाब, और सेकंड नंबर पे कौन है, तमिलनाडु। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है, नेक्स्ट स्लाइड में है कि जो राइस है वो क्या है, सेल्फ पोलिनेशन। अब दो टर्म यूज हुए हैं, मेज में हुआ था क्रॉस पोलिनेशन, इसमें हुआ है सेल्फ पोलिनेशन। मान लो ये एक प्लांट है, ये एक प्लांट है। ठीक है, ये प्लांट है, इसके ये फ्लावर है, और ये इस प्लांट का फ्लावर है। ठीक है, फ्लावर में दो पार्ट होते हैं। ठीक है, एक मेल पार्ट होता है और एक क्या होता है, फीमेल पार्ट। ठीक है, मेल पार्ट के जो पोलन है ये फीमेल पार्ट के स्टिग्मा पे गिरे। ठीक है, ये देखो सेम प्लांट है, तो इस प्रोसेस को तो क्या बोलते हैं, सेल्फ पोलिनेशन। ठीक है, अगर इसका जो मेल पार्ट है उसका जो पोलन है वो इस प्लांट के स्टिग्मा पे गिरते हैं, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्रॉस पोलिनेशन। ओके, आया समझ में। तो सेल्फ पोलिनेशन क्या होता है और क्रॉस पोलिनेशन क्या होता है, हो गया क्लियर। तो राइस में क्या होता है, सेल्फ पोलिनेशन। ठीक है, और फिर है कि राइस शॉर्ट डे प्लांट है। शॉर्ट डे प्लांट मैंने आपको मेज में बताया था कि शॉर्ट डे प्लांट वो होते हैं जिनको अपने पूरे लाइफ साइकिल में मतलब सॉरी अपनी जो फ्लावरिंग स्टेज होती है, जब फ्लावर्स निकल रहे होते हैं, ठीक है, उस टाइम उनको जो लाइट की ज़रूरत होती है, जो लाइट नेसेसरी है, वो कितने होती है, 12 से 14 हावर्स मतलब जो लाइट है वो बहुत होती है। ठीक है, उसके बाद में कार्डिनल टेम्परेचर की बात करते हैं, तो कितना होता है कार्डिनल टेम्परेचर राइस का, 30 से 32 डिग्री सेल्सियस कार्डिनल टेम्परेचर चाहिए होता है राइस को। उसके बाद में बात करेंगे हुलिंग परसेंटेज की। ये मैंने आपको बताया था कि हुलिंग परसेंटेज क्या होता है जो वीडियो की स्टार्टिंग में। उसके बाद में है कि द मेन प्रोटीन इन राइस इज, सबसे पहले याद करो कि मैंने कल जब मक्का करवाया था तो उसमें बताया था कि जो मक्का है उसमें जो मेन प्रोटीन होती है उसे क्या बोलते हैं, उसकी मेन प्रोटीन को जीन बोला जाता है। ठीक है, और इसकी मेन प्रोटीन को ओरिजिनिन बोला जाता है। ठीक है, ऐसे कंपेयर करके याद किया करो, लॉन्ग टाइम तक याद रहता है। उसके बाद में सेकंड देखते हैं कि प्रोपेनिल स्टार्म F34 जो है ना, वो मोस्टली यूज़ किया जाने वाला हर्बिसाइड है, किसमें, राइस में। और कल अपनी मेज़ में पढ़ा था, वो कौन सा था, मेज़ में था सिमेजिन। ओके, उसके बाद में ये है कि मेड टाइप जो नर्सरी है वो किससे रिलेटेड है, तो मेड टाइप नर्सरी किससे रिलेटेड है, राइस से रिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में ये है कि टेस्ट वेट ऑफ राइस, राइस का टेस्ट वेट पूछा है, ये कौन सी राइस का पूछा है, नॉर्मली राइस का। ठीक है, उसके बाद में नॉर्मल राइस का टेस्ट वेट कितना होता है, 25 ग्राम। कल मैंने आपको बताया था कि टेस्ट वेट क्या होता है और सीड इंडेक्स क्या होता है। सीड इंडेक्स होता है जो 100 kg कोई भी क्रॉप है, ठीक है, तो उसके 100 बीजों को ले लिया और उसका वेट देखते हैं कि कितना है। ठीक है, वो तो होता है सीड इंडेक्स। और जो टेस्ट वेट होता है उसमें क्या करते हैं, 1000 बीजों को या 1000 बीजों को लिया जाता है और उसके बाद में उन सीड का वेट काउंट किया जाता है। ठीक है, तो वो क्या होता है, टेस्ट वेट। तो राइस का टेस्ट वेट कितना है, 25 ग्राम। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं जो बासमती राइस है उसका कितना है, उसका 21 ग्राम पर 1000 सीड्स, ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में है कि राइस कंटेंट्स, राइस में क्या क्या पाया जाता है। तो राइस में क्या होता है, फैट होती है 2.5%, प्रोटीन होती है 7%, कई जगह पे 10 भी मेंशन किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद में होती है जो ब्राउन राइस होती है ना, उसमें प्रोटीन कितनी होती है, 7.9%, और कार्बोहाइड्रेट कितनी होती है, 60%।
ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, नेक्स्ट स्लाइड में है क्लाइमेट। क्लाइमेट में इसने क्या बताया हुआ है, क्लाइमेट में इसने बताया है कि जो राइस है वो क्या है, C3 प्लांट। C3 प्लांट के बारे में मैंने आपको कल बताया था कि C3 और C4 प्लांट्स कौन से होते हैं। C3 प्लांट्स वो होते हैं कि जब भी कोई भी प्लांट है, ठीक है, कोई भी प्लांट है वो जब CO2 ऑब्जर्व करेगा ना, तो उस टाइम उसके बाद में जो जस्ट बाद में जो बाई प्रोडक्ट, जो पहला प्रोडक्ट बनेगा ना, वो क्या होगा, वो 3 कार्बन का होगा तो वो होंगे C3 प्लांट। अगर वो 4 कार्बन का होगा तो वो क्या होंगे, C4 प्लांट। ओके, तो राइस क्या है, C3 प्लांट। उसके बाद में राइस को कैसी क्लाइमेट की नीड होती है, हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट की ज़रूरत होती है, ठीक है। फिर सॉइल कैसी चाहिए होती है, क्ले और क्ले लोम सॉइल। और उसके बाद में एक फीचर है इसका कि ये एसिडिक सॉइल में है ना, आप अपने राइस को है ना ग्रो कर सकते हैं और एक अच्छा प्रोडक्शन ले सकते हैं। बिकॉज जो राइस होती है ना उसको 4 से 6 pH पे अगर अपने ग्रो करवाएंगे ना तो बहुत अच्छा प्रोडक्शन मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर देखो मिनिमम टेम्परेचर होता है, एक मैक्सिमम होता है और एक ऑप्टिमम होता है। मिनिमम का मतलब ये होता है कि अगर इससे कम टेम्परेचर हो गया तो प्लांट अपनी ग्रोथ नहीं कर पाएगा और अच्छे से प्रोडक्शन नहीं दे पाएगा। और मैक्सिमम का मतलब होता है कि अगर इससे अधिक टेम्परेचर हो गया तो प्लांट क्या अपनी ग्रोथ नहीं कर पाएगा और अच्छे से प्रोडक्शन नहीं दे पाएगा, ठीक है। और ये ऑप्टिमम एवरेज टेम्परेचर है, ठीक है। तो मैक्सिमम कितना चाहिए होता है, 36 से 37 डिग्री सेल्सियस, ऑप्टिमम 30 से 32 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम 10 से 12 डिग्री सेल्सियस। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में है सोविंग टाइम, ठीक है। 3 सीजन में ग्रो किया जाता है राइस को। एक होता है अश और सेकंड है अमन जिसे कि खरीफ सीजन भी बोलते हैं, और थर्ड कौन सा है, बोरो, जिसे स्प्रिंग सीजन भी बोला जाता है, ठीक है। तो पहले इनका सोविंग टाइम देखेंगे, फिर देखेंगे इनका हार्वेस्टिंग टाइम। सोविंग टाइम में देखो कि जो अश है ना वो अप्रैल और मई में मतलब इसे उगाया जाता है। इसकी सोविंग कब की जाती है, अप्रैल और मई महीने में, ठीक है। और वहीं देखो मतलब कि जहाँ इसकी सोविंग की जाती है वहीं इसको क्या किया जाता है, हार्वेस्ट किया जाता है। बोरो को देखो मार्च और अप्रैल में इसको क्या किया जाता है, हार्वेस्ट किया जाता है। फिर इसको हार्वेस्ट कब करते हैं, अश को सितंबर से अक्टूबर के मंथ में, ठीक है। और अमन को कब ग्रो किया जाता है, जून से जुलाई में, ठीक है। और इसको हार्वेस्ट कब किया जाता है, नवंबर से दिसंबर में। ये देखो यहाँ पे अमन की कटाई हुई और इसकी बुवाई शुरू बोरो की नवंबर से दिसंबर में। ओके, उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड में है सीड रेट। सीड रेट है ब्रॉडकास्टिंग, अगर ब्रॉडकास्टिंग मतलब छिड़काव करना, ठीक है, छिटकुआ विधि से। तो इसमें कितना है, ब्रॉडकास्टिंग में है 100 kg पर हेक्टेयर सीड की नीड होगी। अगर हाइब्रिड सीड का यूज़ कर रहे हो तो 15 kg पर हेक्टेयर, और अगर ड्रिलिंग की यूज़ कर रहे हो तो 60 kg पर हेक्टेयर, और डेपोग मेथड यूज़ कर रहे हो तो 1.5 से 2 kg पर हेक्टेयर। डेपोग मेथड क्या है, ये मनीला फिलीपींस से डेवलप किया गया एक मेथड है, ठीक है, जिसमें कि टाइम कंज्यूमिंग बहुत कम होता है। इसकी जो नर्सरी होती है वो 14 दिन में रेडी हो जाती है, 12 से 14 डेज में, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं SRI मेथड, ठीक है, जिसमें कि क्या होता है, ये SRI मेथड है, ये मेडागास्कर में मतलब डेवलप हुआ था सबसे पहले। H हेनरी ने मतलब इसे डेवलप किया था। उसके बाद में इसमें सीड रेट कितनी नीड होती है, 5 से 6 kg पर हेक्टेयर सीड रेट बहुत होती है, ठीक है। ये भी टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। और उसके बाद में नेक्स्ट है स्पेसिंग। स्पेसिंग कितनी रखते हैं, ट्रांसप्लांटिंग के टाइम स्पेसिंग रखते हैं 20 × 10 सेंटीमीटर। अब ये स्पेसिंग वाला फंडा क्या है, स्पेसिंग ये होती है 20 × 10 सेंटीमीटर, मतलब ये है कि रो इंटू रो, ठीक है, और प्लांट इंटू प्लांट। रो इंटू रो का मतलब क्या है, जैसे कि ये प्लांट्स है, ये ग्रो किए हुए, ये एक रो होगी और ये क्या होगी, सेकंड रो, ठीक है। तो रो इंटू रो डिस्टेंस क्या होगी, जैसे कि ये एक प्लांट है और ये भी एक प्लांट है, ठीक है। इन दोनों के बीच वाली जो डिस्टेंस है ये तो क्या है, रो इंटू रो, ठीक है। फिर बात आई प्लांट इंटू प्लांट, ये एक प्लांट है और ये भी एक प्लांट है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ये क्या है, प्लांट इंटू प्लांट डिस्टेंस, ठीक है। तो इसने बोला है कि रो इंटू रो तो कितनी रखेंगे, 20 सेंटीमीटर। ऐसे तो 20 सेंटीमीटर रखेंगे और इन दोनों के बीच की कितनी रखेंगे, ओनली 10 सेंटीमीटर,
ठीक है। उसके बाद में है SRI मेथड में कितनी रखेंगे, SRI मेथड में है ना 25 इंटू 25 सेंटीमीटर रखेंगे। मतलब ये जो स्पेसिंग है ना रो इंटू रो वाली, ये भी तो 25 ही रखेंगे, और ये वाली है ना ये भी 25 ही रखेंगे। ठीक है। उसके बाद में आ गया कि SRI ट्रांसप्लांटिंग। SRI में ट्रांसप्लांटिंग कब करते हैं SRI मेथड में, तो SRI मेथड में ट्रांसप्लांटिंग कब करते हैं, 10 से 12 डेज बाद। ठीक है, मतलब कि 10 से 12 दिन बाद क्या है ट्रांसप्लांटिंग कर देते हैं। डेपोक मेथड में 11 से 14 डेज बाद। DAS का मीन है डेज आफ्टर सोविंग। ओके। उसके बाद में है खरीफ मेथड। खरीफ मेथड में क्या होता है 21 से 25 डेज आफ्टर सोविंग। ओके। उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड में है मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। मैन्योर में क्या है FYM 250 से 300 क्विंटल पर हेक्टेयर, नाइट्रोजन 100 kg पर हेक्टेयर, और फॉस्फोरस 60 kg पर हेक्टेयर, और पोटेशियम 60 kg पर हेक्टेयर। ओके। नाइट्रोजन को एक बार में नहीं देते, नाइट्रोजन को पार्ट्स में डिवाइड करके देते हैं। ठीक है। उसके बाद में एक और भी न्यूट्रेंट है जिसकी कि राइस को बहुत ज़्यादा नीड होती है, रिकमेंडेड है राइस के लिए, जो कि है जिंक सल्फेट। ठीक है, यानी कि जिंक, जिसकी कितनी डोज देते हैं 25 kg। ठीक है, पर हेक्टेयर यूज़ करते हैं। कब करते हैं, पडलिंग के टाइम। ओके, ये याद रखना, कब करते हैं, पडलिंग के टाइम। उसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट में क्या है द वाटर लॉग, ये मैं आपको बता ही देती हूँ। ठीक है, ये इसमें ये है कि जब भी पडलिंग करते हैं, ठीक है, तो जब पडलिंग करते हैं तो उसके बाद में जो सोइल होती है ना वो क्या करती है, 2 जोन का निर्माण करती है। ठीक है, सोइल क्या करती है, 2 जोन, मान लो ये एक जोन है, ये सेकंड जोन है। ठीक है, 2 जोन का निर्माण करती है। तो ये फर्स्ट जोन जो होता है ना ये 1 से लेके 10 mm का होता है। कितनी बड़ी लेयर होती है ये, सिर्फ 1 से 10 mm इतनी की लेयर होती है। ठीक है, इस लेयर को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइज जोन। ठीक है, ऑक्सीडाइज जोन। और उसके बाद में इसके नीचे वाली जो जोन होती है, जो परत होती है, जो लेयर होती है, उसको क्या बोलते हैं, रिड्यूस जोन। ओके, ये 2 जोन होते हैं। उसके जस्ट बाद में बात करेंगे कि राइस के फील्ड में नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं करना चाहिए, सॉरी नाइट्रेट फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब नाइट्रेट फर्टिलाइज़र का यूज करेंगे तो इससे लीचिंग या डीनाइट्रिफिकेशन होगा, और जिससे क्या होगा, नाइट्रोजन का लॉस होगा। ठीक है, इसीलिए राइस के फील्ड में नाइट्रेट फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं करते। उसके जस्ट बाद में है कि राइस में क्या है, BCA यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी का यूज़ करते हैं, और एक बायो फर्टिलाइज़र यूज़ में लिया जाता है जो कि क्या है, एजोला। ठीक है, और उसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। और ये जो एजोला है ये क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। नेक्स्ट स्लाइड में है क्रिटिकल इरिगेशन स्टेज। मतलब कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि क्रिटिकल इरिगेशन स्टेज क्या होता है, एक बार फिर से बता देती हूँ। क्रिटिकल इरिगेशन स्टेज में क्या होता है कि कोई भी क्रॉप है या फिर कोई भी प्लांट है, जिस उसकी वो वाली स्टेज जब उसको अपने पानी नहीं देंगे तो अपने को कोई प्रोडक्शन नहीं होगा, उसके प्लांट का कोई खास ग्रोथ नहीं होगी। ठीक है, उस स्टेज को क्या बोलते हैं, क्रिटिकल, यानी कि बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है उस स्टेज पे इरिगेशन देना। ठीक है, तो राइस की वो कौन सी स्टेज है, फर्स्ट है टिलरिंग, सेकंड है बूटिंग। टिलरिंग मीन्स जब टीलर्स निकल रहे हो। ठीक है, और ये स्टेज कब आएगी, अपने को कैसे पता चलेगा कि टिलरिंग स्टेज चल रही है, तो जैसे ही मतलब ट्रांसप्लांटिंग कर दी, मेन फील्ड में अपना ट्रांसप्लांट कर दिया, तो ट्रांसप्लांटिंग के 2 से 20 दिन बाद ये क्या आएगी, टिलरिंग स्टेज आएगी। ठीक है, और उसके जस्ट बाद आती है बूटिंग। बूटिंग क्या होती है, जब स्पाइकलेट्स का निर्माण हो रहा होता है ना तो उसे क्या बोलते हैं, बूटिंग स्टेज। ठीक है, जब फ्लैग लीफ बन रही होती है तो उसे बूटिंग स्टेज बोलते हैं। उस टाइम वाटर बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है। अब चलते हैं सेकंड स्लाइड पे। ये सभी स्टेजेस है राइस के ग्रो करने की, उसके लाइफ साइकिल में जो जो स्टेजेस है, या फिर टोटल जो स्टेजेस है इरीगेशन के लिए। ठीक है, अपने ने जो 2 अभी डिस्कस किए थे वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ओके, देन अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड में है SRI टेक्निक फॉर राइस, उसके बारे में कुछ बताया हुआ है। SRI टेक्निक का सबसे पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं, जिसे श्री भी बोलते हैं शॉर्ट में। ठीक है, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। ये जो है ये 1980 में मेडागास्कर अफ्रीका बाय H. हेनरी के द्वारा डेवलप की गई थी, और
अगर अपने SRI टेक्निक का यूज़ कर रहे हैं तो इससे फर्टिलाइज़र की सेविंग 95% तक होती है, ठीक है। और सीड रेट कितनी चाहिए होती है, 7 से 8 kg। और नर्सरी, अगर अपने को SRI मेथड यूज़ करनी है और नर्सरी बनानी है तो नर्सरी के लिए कितनी, मतलब कि नर्सरी के लिए कितनी भूमि की ज़रूरत होगी, 100 मीटर स्क्वायर पर हेक्टेयर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अपने 1 हेक्टेयर अपने पास, ठीक है, अपने को 1 हेक्टेयर में बुवाई करनी है, ठीक है, राइस लगाना है SRI टेक्निक से। तो उसमें क्या करेंगे, उसके लिए जो नर्सरी तैयार करनी है ना, उसके लिए 100 मीटर स्क्वायर जगह बहुत है, ठीक है, उसमें अपने नर्सरी तैयार कर सकते हैं, ठीक है, पर हेक्टेयर। और उसके बाद में है ट्रांसप्लांट कब करते हैं, जब 14 दिन की हो जाएगी ना, 14 दिन के राइस 14 दिन की हो जाएगी, 14 दिन हो जाएंगे उसे सोविंग किए हुए नर्सरी में, तो फिर उसे नर्सरी से निकाल कर मेन फील्ड में ट्रांसप्लांट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में बात आई स्पेसिंग की, जो हम पहले पढ़ ही चुके हैं, 25 इंटू 25 सेंटीमीटर। और इसके बाद में गैप फिलिंग 7 से 10, ये DAT का मतलब है डेज आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग, ओके। गैप फिलिंग का क्या होता है कि जैसे अपने जो पौध थी अपने पास, जो राइस के जो प्लांट अपने नर्सरी से उठाए थे और मेन फील्ड में ट्रांसप्लांट किए थे, ठीक है, ट्रांसप्लांट करने के 7 से 10 दिन के अंदर, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि अपने नर्सरी से प्लांट्स को लिया, मेन फील्ड में ट्रांसप्लांट कर दिया, ठीक है। तो उनमें से कुछ जो प्लांट होते हैं, जैसे एक यहाँ पे ग्रो किया, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो ज़रूरी नहीं है कि सभी प्लांट ग्रो करें, ठीक है। तो उनमें से एक आधा प्लांट मान लो डैमेज हो गया, ठीक है, तो इन दोनों के प्लांट के बीच की स्पेसिंग तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है, कि यहाँ पे एक प्लांट और होता, ठीक है, तो ये अभी डिस्ट्रॉय हो चुका है, नहीं ये है ही नहीं, ठीक है। तो इसके बीच में यहाँ से कोई और प्लांट ले करके यहाँ पे लगाना, होना वो राइस का ही चाहिए, ऐसे नहीं है कोई भी प्लांट लगा रहे हो, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं, गैप फिलिंग, यानी कि जो बीच में गैप था उसे फिल करना, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट, ये अपने पढ़ ही लिया था। उसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, वीड मैनेजमेंट। राइस में वीड मैनेजमेंट करने के लिए रोटेटरी वीडर या कोनो वीडर का यूज़ करते हैं, ये आप देख सकती हैं, ये है रोटेटरी वीडर या कोनो वीडर, ओके। उसके बाद में बात करते हैं कि राइस में कौन से हर्बिसाइड का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो मेनली कौन से हर्बिसाइड हैं, बेंथियोकार्ब, प्रोपेनिल और ब्यूटाक्लोर, इनका यूज़ किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद में है कि जो 2 वीड जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और जो कि राइस में पाई जाती हैं, जो कि मेजर मतलब इन्फेक्ट करते हैं राइस को, वो कौन से है, ब्रेन यार्ड ग्रास है एक, तो एक वाइल्ड राइस है, ठीक है। इनके साइंटिफिक नेम भी पूछे जाते हैं। उसके बाद में है सिलिकॉन इन राइस, एक न्यूट्रेंट और भी है, पहले अपने 4 पढ़े थे, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटास और जिंक। उसके अलावा एक सिलिकॉन और भी है जो कि क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है राइस के प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। और ये क्यों ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब मतलब कि जो इसकी जो एक स्टेज होती है ना, पेनिकल जब निकल रहे होती हैं, ठीक है, तो उस स्टेज में क्या होता है, जो ट्रांसप्लांटिंग होती है ना वो बहुत ज़्यादा हो रही होती है, तब ये क्या करता है, राइस को कवरिंग प्रदान करता है, कवरिंग देता है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं, राइस में जो इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी है उनके बारे में देख लेते हैं। तो पहली है बुशनिंग। बुशनिंग में क्या किया जाता है, बुशनिंग में कंट्री प्लाउ से क्या करती हैं, जब कोई खेत है उसके अंदर 5 से 10 सेंटीमीटर वाटर खड़ा है, ठीक है, 5 से 10 सेंटीमीटर लेयर में इतना वाटर खड़ा है, ठीक है, उस टाइम कंट्री प्लाउ से क्या करते हैं, क्रॉस प्लाविंग करते हैं, ठीक है, 4 से 6 वीक बाद, ठीक है, सोविंग के 4 से 6 वीक बाद। और उसके बाद में इसका मेन पर्पस क्या होता है, वीड्स को कंट्रोल करना और अच्छी एरिएशन, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट, अगर एरिएशन अच्छी नहीं होगी तो प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा, ठीक है, इसलिए। उसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, पडलिंग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो राइस में की जाती है। और पडलिंग करने के लिए एक इक्विपमेंट यूज़ में लिया जाता है जिसे क्या बोलते हैं, पडलर, ओके। उसके बाद में पडलिंग क्यों की जाती है, बल्क डेंसिटी को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। और जो सॉइल के एग्रीगेट्स होते हैं, यानी कि जिसे ढेले भी बोल सकते हैं, क्लोट्स, उनको तोड़ने के लिए, और परकोलेशन को कम करने के लिए, ठीक है, और न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, इसके लिए क्या की जाती है, पडलिंग, ठीक है, ये देख लो डायग्राम में। उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड में है प्रोसेसिंग ऑफ राइस। राइस की प्रोसेसिंग की जाती है जब, तो 3 टर्म यूज़ में ली जाती है। फर्स्ट टर्म है मिलिंग, और सेकंड टर्म है पॉलिशिंग ऑफ राइस, और थर्ड है पैराबॉइलिंग। तो मिलिंग में मैं आपको बता देती हूँ, मिलिंग में क्या करते हैं। मिलिंग में क्या करते हैं, जो ग्रेन होता है राइस का, उसके ऊपर एक लेयर होती है एल्यूरोन लेयर,
ठीक है। जो होती है ना उसको क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। जो पॉलिशिंग होती है ना राइस ग्रेन की, तो उसको क्या कर देते हैं, रिमूव। और जिसके कारण क्या होता है, विटामिन B12 जो होता है ना और थायमीन, इनका क्या होता है, मतलब लॉस हो जाता है, इनकी डेफिशिएंसी हो जाती है। ठीक है। तो अगर कोई ऐसे राइस का यूज़ करता है, कोई किसान मतलब कोई भी व्यक्ति अगर ऐसे राइस को खाता है लॉन्ग टाइम तक, तो उसे बेरी बेरी रोग हो जाता है। ठीक है, यानी कि पॉलिशिंग किए हुए राइस को रेगुलर खाने से बेरी बेरी रोग होता है। फिर है पॉलिशिंग ऑफ राइस, क्या होता है, तो ये अपनों ने पढ़ ही लिया था कि जो ऊपर वाली थिन जो लेयर होती है उसे रिमूव कर देना। पैरा बॉइलिंग क्या होता है, ये एक हाइड्रोथर्मल प्रोसेस है जिसमें जो मतलब कि इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो स्टार्च होती है ना वो एमोर्फस फॉर्म में चेंज हो जाती है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट स्टेज में चलते हैं। नेक्स्ट में क्या है, वेराइटीज़। वेराइटीज़ में मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्स्ट वेराइटी पढ़ती हैं। फर्स्ट कौन सी है, फर्स्ट ड्वार्फ वेराइटी ऑफ राइस इन वर्ल्ड इज, एंड सेकंड है फर्स्ट हाई यील्डिंग ड्वार्फ वेराइटी डेवलप इन वर्ल्ड इज। इसमें कंफ्यूज मत होना, इन दोनों में एक चीज़ अलग है, बाकी सब सिमिलर है। एक चीज़ अलग ये है कि ये भी संसार की या फिर वर्ल्ड की पहली ड्वार्फ वेराइटी थी राइस की। ठीक है, वर्ल्ड में, इंडिया की बात नहीं कर रहा। और ये भी वर्ल्ड की फर्स्ट ड्वार्फ वेराइटी थी। अब दोनों तो सेम हो नहीं सकती, इसके अंदर चेंज ये है कि ये ड्वार्फ होने के साथ साथ हाई यील्डिंग भी थी। किसके कंपेयर, इसके कंपेयर। ओके, तो जो विश्व की पहली जो ड्वार्फ यानी कि छोटी वैरायटी थी वो कौन सी थी, टीएन फर्स्ट। टीएन फर्स्ट की फुल फॉर्म क्या है, थाईचुंग नेटिव। ठीक है, ये कहाँ पे विकसित की गई, ताइवान में 1964 से 65 में इसे विकसित किया गया, डेवलप किया गया। ठीक है, और थाईचुंग नेटिव किसके क्रॉस से मिली, किसके क्रॉस से बनी, डीजी वूजिन और तेसाई यूंग चेंग। ओके, ये पता ही होगा एक मतलब कि डेजी वूजिन, ये जीन पाया जाता है राइस में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। और जो हाई यील्डिंग वैरायटी है और वर्ल्ड की फर्स्ट ड्वार्फ वैरायटी भी है वो कौन सी है, IR8। ओके, ये IR8 जो है ना इसे क्या किया गया, पेटा और डीजी वूजिन के क्रॉस से डेवलप किया गया इस वैरायटी को, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वैरायटी है। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं, फर्स्ट इंडियन हाई यील्डिंग अर्लीस्ट सेमी ड्वार्फ वैरायटी कौन सी है, जया। और इसे है ना इंडिया की मिरेकल राइस भी बोला जाता है। इसे इंडिया की मिरेकल राइस क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये TN फर्स्ट और IR8 दोनों के कंपेयर में इसकी जो यील्डिंग है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, इसीलिए। और ये एक सेमी ड्वार्फ वैरायटी भी है। और जो जया वैरायटी है ना उसे 1968 में TN फर्स्ट और टाइप 141 दोनों के क्रॉस से बनाया गया था जया को। ठीक है, उसके बाद में म्यूटेंट वैरायटी की बात करते हैं, तो म्यूटेंट वैरायटी कौन सी है, म्यूटेंट है जगन्नाथ। ठीक है, डायरेक्ट सीडिंग, डायरेक्ट सीडिंग के लिए, डायरेक्ट सीडिंग का मतलब क्या है, इसमें ट्रांसप्लांटिंग की कोई ज़रूरत नहीं होती, डायरेक्ट मतलब कि ग्रो किया जाता है, डायरेक्ट मेन फील्ड में ग्रो किया जाता है। ये कौन कौन सी वैरायटी है, बाला और नगीना 22। उसके बाद में सैलिनिटी टॉलरेंट कौन सी है, लोनीश्री। फर्स्ट हाइब्रिड ऑफ बासमती इन वर्ल्ड कौन सी है, PRH10। ठीक है, और उसके बाद में है पूसा बासमती। पूसा बासमती फर्स्ट जो वैरायटी है वो IARI के द्वारा डेवलप की गई, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। ओके, देन अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड में है बासमती राइस की जो वैरायटीज़ है, फर्स्ट वैरायटी है PB फर्स्ट। और फ्रेगनेंट राइस जो वैरायटीज़ है इसका मतलब सुगंधित। ठीक है, PB2 वैरायटीज़ को क्या बोलते हैं, सुगंधा 2 भी बोला जाता है, PB3 और RS10। ठीक है, फर्स्ट एरोमेटिक बासमती राइस कौन सी है, फर्स्ट एरोमेटिक बासमती राइस है पूसा RH10। ओके, फर्स्ट एरोमेटिक बासमती राइस। और विक्रमार्या राइस वैरायटी जो है ना वो रेजिस्टेंस है किसके लिए, टुंग्रो वायरस के लिए। और जगन्नाथ एक म्यूटेंट वैरायटी है, वो किसकी म्यूटेंट वैरायटी है, TN 141 की। मैक्सिमम राइस एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड, यानी कि संसार का या विश्व का या वर्ल्ड का कौन सा वो देश है जो कि सबसे ज़्यादा राइस को एक्सपोर्ट करता है, तो वो कौन सा है, वो थाईलैंड है। ठीक है, उसके बाद में है द गैस फ्रॉम राइस फील्ड इज, राइस के फील्ड से कौन सी गैस निकलती है, तो वो कौन सी है, मीथेन। उसके बाद में एरिया रिक्वायर्ड फॉर नर्सरी, यानी कि नर्सरी के एरिया, अगर अपने को राइस की नर्सरी तैयार करनी है तो उसके लिए कितने एरिया की रिक्वायरमेंट होगी, 700 से 800 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और SRI में कितनी नीड थी, 100 मीटर स्क्वायर। उसके बाद में है हाईएस्ट नाइट्रोजन लॉस इन राइस फील्ड बाय डीनाइट्रिफिकेशन,
मतलब कि राइस के फील्ड में नाइट्रोजन का लॉस सबसे ज़्यादा किस प्रोसेस के कारण होता है? डीनाइट्रिफिकेशन के कारण। डीनाइट्रिफिकेशन क्या है? डीनाइट्रिफिकेशन क्या है कि नाइट्रिफिकेशन की बिल्कुल अपोजिट प्रोसेस है, ठीक है। उसके बाद में है पैराबॉइलिंग ऑफ राइस कंजर्व द विटामिन B12, यानी कि पैराबॉइलिंग जो प्रोसेस होती है उसमें विटामिन B12 को कंजर्व किया जाता है, ठीक है, सेव किया जाता है। मिरेकल राइस ऑफ इंडिया किसे बोला जाता है? ये अपने ने पढ़ ही लिया था, जो कि फर्स्ट सेमी ड्वार्फ वैरायटी भी थी, जया। उसके बाद में है खैरा डिजीज ऑफ राइस इज ड्यू टू जिंक की डेफिशिएंसी के कारण खैरा डिजीज ऑफ राइस होता है। उसके बाद में एक बायो हर्बिसाइड भी यूज में लिया जाता है राइस में, जिसे कोलेगो बोला जाता है। और उसके बाद में पैरा और यूटेरा क्रॉपिंग सिस्टम किससे रिलेटेड है? ठीक है, ये क्रॉपिंग सिस्टम किससे रिलेटेड है? राइस से। पैरा और यूटेरा क्या होता है? जैसे कि ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश और बिहार साइड में की जाने वाली खेती है। इसमें वो लोग ये खेती करते हैं, वो किसान इस खेती को अपनाते हैं जिनके पास में सिंचाई के लिए कोई स्रोत नहीं होता, जो कि फुली मतलब कि रेनफेड पे ही डिपेंड होते हैं, वर्षा पे डिपेंड होती हैं, ठीक है, वर्षा पे डिपेंड खेती करते हैं। वो लोग राइस की इस खेती को अपनाते हैं। इसमें बहुत कम टाइम लगता है, और इसमें क्या होता है कि जैसे राइस की क्रॉप को कटिंग करनी है उसके 10 से 20 दिन पहले उस खड़ी क्रॉप के अंदर ही दूसरी क्रॉप को ग्रो कर दिया जाता है, जैसे कि लेंटिल पी या फिर सनफ्लावर, इनकी क्रॉप्स को। जैसे कि ये देखो, ये अभी तक खड़ी है, इसे कटिंग किया नहीं और उसके बीच में लेंटिल के प्लांट्स को सोवन कर दिया। उसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड पे बात करते हैं, सॉरी उससे पहले, कि किलर डिजीज ऑफ राइस कौन सी है? बैक्टीरियल ब्लाइट और टुंग्रो वायरस को क्या बोलते हैं? किलर डिजीज ऑफ राइस बोला जाता है। नेक्स्ट स्लाइड में है इसके रिसर्च इंस्टीट्यूट। राइस के रिसर्च इंस्टीट्यूट CRRI, पहले ये CRRI था, अब इसे NRRI बोल कर दिया, ठीक है। CRRI की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कटक ओडिशा में है, और अब ये है नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक ओडिशा। ओके, एक और है डायरेक्टरेट ऑफ राइस रिसर्च, DRR, जिससे पहले DRR बोला जाता था लेकिन अब IIRR बोला जाता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च, हैदराबाद में है ये। उसके बाद में लास्ट इंस्टीट्यूट है जो कि है IRRI, इंडियन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, वाराणसी। और इसी इंस्टीट्यूट ने IR8 जो वैरायटी थी ना, जो अपने सबसे पहले पढ़ी थी TN फर्स्ट के बाद में, उस वैरायटी को डेवलप करने वाला कौन था? IRRI, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में है इसकी मेजर डिजीज। मेजर डिजीज कौन कौन सी है? ब्राउन स्पॉट, ब्लास्ट ऑफ राइस, शीत ब्लाइट, उसके बाद में बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, जिसे कि क्रेशक भी बोला जाता है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि मतलब कि धान या फिर राइस के क्रेशक किसे बोला जाता है? तो बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट। इनके साइंटिफिक नेम सॉरी कॉजल ऑर्गेनिज्म भी पूछे जाते हैं, जेंथोमोनास ओराइजी, राइजोप्टोनिया सोलेनाई, तो ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड में है मेजर इंसेक्ट। मेजर इंसेक्ट कौन से हैं? ग्रीन लीफ हॉपर, ब्राउन प्लांट हॉपर और राइस गंदी बग, ठीक है। इनके साइंटिफिक नेम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में है, ये हमारी लास्ट स्लाइड है, तो इसमें क्या है? यील्ड है, ठीक है, जो कि अपने को लास्ट में मतलब कि यील्ड मिलती है। तो इंडिया की एवरेज यील्ड कितनी है? पर हेक्टेयर की बात कर रहा है, 3.62 टन, ओके, एवरेज यील्ड है ये। और उसके बाद में है कि मतलब नॉर्मल यील्ड की बात करते हैं तो 40 से 60 क्विंटल पर हेक्टेयर तो ग्रेन प्रोवाइड होता है, ठीक है। और जो स्ट्रा अपनों ने बात की थी ना, मैंने स्ट्रा को स्टार्टिंग में बताया था, ठीक है, वो कितना होता है? 80 से 100 क्विंटल पर हेक्टेयर, ओके। उसके बाद में चलते हैं, अभी मैंने आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले बताया था कि हमारी टीम एग्रीकल्चर एंड जीके ने FCI के लिए कोर्स लॉन्च किया है, जो कि बहुत ही कम दाम पर आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। अगर आप FCI की तैयारी कर रही हैं तो आप हमारे कोर्स को परचेज कर सकते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।